बीपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए मिले इन नोट्स के आधार पर आज हम एक जासूस की तरह काम करेंगे। हमारे सामने एक क्राइम सीन है। दूर दूर तक फैली धान की फसल जो कहीं कहीं से जली हुई सी दिखती है। हमारा मिशन है इस अपराध के पीछे के असली मुजरिम ब्राउन प्लांट हॉपर या भूरे खुदक्के को पकड़ना। हम सबूतों को समझेंगे, मुजरिम की पहचान करेंगे और फिर उसे काबू में करने की पूरी रणनीति तैयार करेंगे। और ये जासूसी बहुत जरूरी है, खासकर बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए। ये छोटा सा दिखने वाला कीट, जिसे वैज्ञानिक भाषा में नीला पर्वता लुजिन्स कहते हैं, ये धान की पैदावार में 20 से 30% और कभी-कभी तो अब मानेंगे नहीं 100% तक का नुकसान कर सकता है। तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। ठीक है, तो किसी भी जासूसी की शुरुआत होती है घटना स्थल पर मिले सबूतों से। इन नोट्स में पहला और सबसे बड़ा सबूत बताया गया है हॉपर बर्न। ये सुनने में ही काफी डरावना लगता है। बर्न मतलब जलना। क्या ये कीट फसल में आग लगा देता है? आग तो नहीं, पर इसका असर बिल्कुल वैसा ही दिखता है। हाँ। हॉपर बर्न इस कीट से हुए नुकसान का कह सकते हैं अंतिम और सबसे भयानक चरण है। हाँ। होता यह है कि हजारों की संख्या में इसके बच्चे, जिन्हें निम्फ कहते हैं, हाँ? और वयस्क दोनों पौधे के तने के निचले हिस्से पर, मतलब पानी की सतह के ठीक ऊपर छिपकर बैठ जाते हैं। ओह। और फिर पौधे का रस चूसना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई वैम्पायर पौधों का खून चूस रहा हो। बिल्कुल सही उपनय। बिल्कुल। जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, हाँ? तो पौधे से इतना रस खिंच जाता है, हाँ? कि वो बेचारा पहले पीला पड़ता है, हाँ? और फिर पूरी तरह सूखकर भूरा हो जाता है। ओह। और चूंकि ये एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, तो ये नुकसान गोल गोल धब्बों में फैलता है। हाँ। दूर से खेत को देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने जगह जगह आग के गोले फेंक दिए हों। हाँ। इसीलिए इसे हॉपर बर्न कहते हैं। समझ गई। मतलब जब तक हॉपर बर्न दिखता है तब तक तो काफी देर हो चुकी होती है। क्या इससे पहले का भी कोई सुराग है, कोई छोटा मोटा सबूत जो हमें पहली सावधान कर दे? हाँ, एक और महत्वपूर्ण सुराग है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, सूटी मोल्ड। जैसा मैंने बताया, ये कीट पौधे का रस चूसता है। इस प्रक्रिया में ये अपने शरीर से एक चिपचिपा मीठा पदार्थ बाहर निकालता है, जिसे हनी ड्यू कहते हैं। ये पौधे के तनों और पत्तियों पर ओस की बूंदों जैसा जमा हो जाता है। अच्छा, तो ये फफूंद सीधे पौधे को नहीं खाती, ये सिर्फ कीट के छोड़े हुए मीठे पदार्थ पर उगती है। मतलब ये एक तरह का साइड इफेक्ट है जो खुद एक बड़ी समस्या बन जाता है। क्या ये फफूंद पौधे के लिए जहरीली होती है या इसका नुकसान किसी और तरीके से होता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये फफूंद पौधे पर परजीवी नहीं है, ये सिर्फ उस हनी ड्यू पर उगती है। लेकिन ये पौधे के ऊपर एक काली चादर सी बिछा देती है। ये काली परत सूरज की रोशनी को पत्तियों तक पहुंचने से रोकती है, जिससे पौधे की प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया वो ठप पड़ जाती है। तो ये एक दोहरा हमला है। एक तरफ कीट रस चूसकर पौधे को कमजोर कर रहा है, और दूसरी तरफ ये फफूंद उसका खाना बनाने का रास्ता बंद करके उसे भूखा मार रही है। ठीक है, तो अब हम खेत में नुकसान के इन दो बड़े संकेत हॉपर बर्न और सूटी मोल्ड को पहचान सकते हैं। ये तो हुआ कीट का काम करने का तरीका, यानी मॉडस ऑपरेंडी। लेकिन अब असली अपराधी, ये भूरा फुदका जो पौधे के तने में कहीं छिपा बैठा है, उसकी पहचान कैसे करें? हमें उसका एक पूरा हुलिया चाहिए, एक सस्पेक्ट प्रोफाइल। शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं जहां से हर अपराधी अपनी कहानी शुरू करता है, उसके जन्म से, यानी अंडों से। इसकी मादा बहुत चालाक होती है। वो अपने अंडे पत्ती की म्यान यानी लीफ शीथ के अंदर देती है। ये तने का वो हिस्सा है जहां से पत्ती लिपटी रहती है। वो 212 अंडों का एक समूह अंदर डालती है। ये अंडे पारदर्शी और पतले होते हैं, इसलिए उन्हें सीधे देखना लगभग नामुमकिन है। तो फिर कोई तो निशानी होगी, कोई तो सुराग छोड़ती होगी। वो छोड़ती है, और यही उसकी खास पहचान है। अंडे देने के बाद मादा कीट उस छेद को एक गोंद जैसे पदार्थ से बंद कर देती है, जो सूखकर एक गुंबद के आकार का प्लग बन जाता है। तो भले ही आपको अंडे न दिखें, लेकिन पौधे के तने पर यह छोटा सा गुंबद दिख सकता है। ये एक पक्का सबूत है, जैसे अपराधी की उंगलियों के निशान मिल गए हों। कमाल है। यानी हमें अंडे नहीं बल्कि उनके ऊपर लगे ताले को खोजना है। अच्छा, अंडों से निकलने के बाद क्या होता है? अंडों से निकलते हैं निम्फ। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जब ये पैदा होते हैं तो बिल्कुल सफेद होते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में अपना रंग बदलकर बैंगनी भूरे हो जाते हैं। और बीपीएससी जैसी परीक्षा के लिए ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि वयस्क बनने से पहले ये निम्फ
5 अलग-अलग अवस्थाओं या इंस्टार्स से गुजरते हैं। हर अवस्था में वे अपनी पुरानी केचली उतारते हैं और आकार में थोड़े बड़े हो जाते हैं। 5 अवस्थाएं, मुझे तो लगा था कि ज्यादातर कीड़ों में 3 ही होती हैं, अंडा, लार्वा, वयस्क। तो ये निम्फ वाली स्टेज भी 5 छोटे-छोटे सब स्टेज में बटी हुई है। ये तो वाकई में काफी जटिल जीवन चक्र है। अब आते हैं इसके सबसे खतरनाक रूप पर, वयस्क। यहीं पर मैंने एक ऐसी बात पढ़ी जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। इसके 2 अलग-अलग रूप होते हैं, मैक्रोप्टेरस और ब्रैकिप्टेरस। ये तो किसी सुपर विलेन की दोहरी पहचान जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। ये इस कीट की सबसे बड़ी ताकत है, उसका जैविक हथियार मैक्रोप्टेरस। यानी मैक्रोप्टेरस वे वयस्क होते हैं जिनके पंख पूरी तरह विकसित और लंबे होते हैं। ये लंबी दूरी के लड़ाकू विमानों की तरह हैं। इनका काम है उड़कर नए खेत खोजना, नई जगहों पर हमला करना और अपनी नस्ल को फैलाना। और दूसरे वाले ब्रैकिप्टेरस, वो क्या करते हैं? ब्रैकिप्टेरस के पंख छोटे या अविकसित होते हैं, वो उड़ नहीं सकते। ये पैदल सेना की तरह हैं। इनका एक ही काम है, एक जगह टिककर जल्दी जल्दी अंडे देकर तेजी से अपनी आबादी बढ़ाना। जब किसी खेत में खाना पानी भरपूर होता है तो प्रकृति ब्रैकिप्टेरस को ज्यादा पैदा करती है ताकि वहां कब्जा जमाया जा सके। लेकिन जैसे ही उस खेत में भीड़ बढ़ती है या फसल कटने लगती है तो अगली पीढ़ी में मैक्रोप्टेरस ज्यादा पैदा होने लगते हैं ताकि वो उड़कर नए ठिकानों पर हमला कर सकें। 1 मिनट रुकिए, ये तो कमाल की बात है। मतलब ये कीट सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि एक पूरी सेना की तरह काम कर रहा है, जिसकी अपनी रणनीति है। जब सब कुछ ठीक हो तो एक घरेलू सेना यानी ब्रैकिप्टेरस भेजो जो सिर्फ आबादी बढ़ाए, और जैसे हालात मुश्किल हो एक एयरफोर्स मैक्रोप्टेरस तैयार कर दो जो नए ठिकाने खोज सके। ये तो प्रकृति के सबसे बेहतरीन सर्वाइवल प्लान में से एक लगता है। बीपीएससी के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ 2 नाम नहीं बल्कि इस कीट की सफलता का पूरा राज है। पर यानी टिबियल स्पर का होना, ये कांटेदार उभार होता है जो उन्हें पौधे पर मजबूती से पकड़ बनाने में मदद करता है। ये इस कीट का एक निश्चित पहचान चिन्ह है। वाह, तो हमारे पास अब इस मुजरिम का पूरा बायोडेटा है। ये एक खतरनाक, रूप बदलने वाला और सोची समझी रणनीति पर काम करने वाला दुश्मन है। तो सवाल ये उठता है कि एक किसान इससे लड़े कैसे, कब एक्शन लेना है? ऐसा तो है नहीं कि खेत में एक हॉपर दिखा और आपने कीटनाशक की पूरी बोतल खाली कर दी। इसका कोई वैज्ञानिक पैमाना तो होगा। बिल्कुल है, और ये एकीकृत कीट प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे कहते हैं ETL यानी इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल या आर्थिक क्षति स्तर। ये विज्ञान और अर्थशास्त्र का मेल है। इसका सीधा सा मतलब है कीटों की वो संख्या जब उन पर नियंत्रण करने का खर्च उनके द्वारा किए जाने वाले नुकसान से कम हो। ये वो अलार्म है जो बताता है कि अब एक्शन लेने का समय आ गया है। ये जो ETL वाला कॉन्सेप्ट है, ये किसान के लिए कितना बड़ा बदलाव होगा? मतलब अब अंदाजे से कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं। ये तो ऐसा है जैसे डॉक्टर कहे कि जब तक बुखार 101 डिग्री ना हो तब तक पैरासिटामोल मत लो। ये सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि खेत की सेहत और हमारे मददगार कीड़ों को भी बचाता है। तो भूरे फुदके के लिए ये अलार्म कब बजता है? नोट्स के अनुसार इसका ETL है 1 हॉपर प्रति टिलर। टिलर मतलब पौधे का एक कल्ला। लेकिन ये तब है जब खेत में शिकारी मकड़ियां नहीं हैं। हाँ। अगर खेत में मकड़ियां मौजूद हैं तो ये सीमा बढ़कर 2 हॉपर प्रति टिलर हो जाती है। ये दिखाता है कि वो मकड़ियां कितनी कीमती हैं, वो आपका काम आधा कर रही हैं। तो मकड़ियों की मौजूदगी पूरी रणनीति बदल देती है। वे तो किसान की मुफ्त की बॉडीगार्ड हुई। हाँ। ये बहुत दिलचस्प है। तो मान लीजिए कि ETL पार हो गया है, अब क्या हमें सीधे रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं। एकीकृत प्रबंधन का मतलब ही यही है कि हम सबसे पहले दूसरे सुरक्षित तरीके अपनाएं। इन्हें हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है सस्य प्रबंधन यानी कल्चरल कंट्रोल। इसमें हम खेती के तरीकों में ही थोड़ा बदलाव करते हैं, जैसे पौधों को थोड़ी ज्यादा दूरी यानी 30 सेंटीमीटर पर लगाना ताकि हवा आती जाती रहे और नमी कम हो। दूसरा, नाइट्रोजन वाली खाद का अंधाधुंध इस्तेमाल ना करना, क्योंकि इससे पौधे ज्यादा हरे और मुलायम हो जाते हैं, जो इस कीट को दावत देने जैसा है। और तीसरा, खेत में लगातार पानी भर के न रखना, बीच बीच में खेत को सुखाना भी जरूरी है।
ठीक है, ये तो हुआ खेती के तरीके में बदलाव। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी प्रकृति के दोस्तों को अपना काम करने देना। जैसे हमने अभी मकड़ियों की बात की, नोट्स में एक खास प्रजाति का जिक्र है, लाइकोसा सूडोएनुलाटा। इसके अलावा एक और दोस्त है, मिरिटबग, साइटुरिनियस लिविडिपेनियस। ये दोनों भूरे फुदके के सबसे बड़े दुश्मन हैं, उसके प्राकृतिक शिकारी। जब हम बिना सोचे समझे कीटनाशक डालते हैं तो हम अपने इन दोस्तों को भी मार देते हैं। और तीसरा तरीका? तीसरा है यांत्रिक नियंत्रण या मैकेनिकल कंट्रोल, यानी कुछ मशीनी जुगाड़ लगाना। रात के समय लाइट ट्रैप बहुत कारगर है। हॉपर के वयस्क रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं। एक बल्ब जलाकर उसके नीचे किसी टब में थोड़ा कीटनाशक मिला पानी रख दें। कीड़े रोशनी की तरफ आएंगे और पानी में गिरकर मर जाएंगे। दिन में इसी काम के लिए पीले रंग के पैन ट्रैप का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब ये सब काम ना करे या प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, तब आती है रासायनिक नियंत्रण की बारी। इसकी एक लंबी लिस्ट दी गई है, लेकिन मुझे लगता है बीपीएससी के लिए सिर्फ रसायनों के नाम रटना काफी नहीं होगा, उनके इस्तेमाल का तरीका ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, है ना? आपने एकदम सही पकड़ा। नाम से ज्यादा जरूरी है तकनीक। नोट्स में 2 नियम साफ साफ बताए गए हैं। नियम नंबर 1, छिड़काव करने से पहले खेत से पानी निकाल दें। इससे दवा पौधे के आधार तक पहुंच पाएगी जहां कीट छिपा है। नियम नंबर 2, और यह सबसे जरूरी है, छिड़काव हमेशा पत्तियों पर नहीं बल्कि पौधे के तने के निचले हिस्से पर करें, क्योंकि हमारा दुश्मन वहीं छिपा है। ऊपर छिड़कने से दवा बर्बाद होगी और कीट को कुछ नहीं होगा। तो मतलब दुश्मन जहां छिपा हो हमला वहीं करना है, पत्तियों पर स्प्रे करना तो हवाई फायरिंग करने जैसा होगा। नोट्स में नीम तेल का भी जिक्र है, एजाइड डिटेक्टेंट युक्त। क्या ये एक अच्छा विकल्प है? ये एक बहुत अच्छा और सुरक्षित विकल्प है, खासकर जब प्रकोप शुरुआती चरण में हो। रसायनों के उदाहरण के तौर पर इमिडाक्लोप्रिड, फिप्रोनिल, क्लोरोपाइरिफॉस जैसे नाम हैं, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा, असली मंत्र उनके सही अनुप्रयोग में छिपा है। तो आज की इस पूरी जासूसी से हमने भूरे फुदके के क्राइम सीन यानी हॉपर बर्न से लेकर उसके हर रूप की पहचान की, उसकी दोहरी जिंदगी, मैक्रोप्टेरस और ब्रैकिप्टेरस के राज को समझा और फिर उसे काबू में करने की एक पूरी बहुस्तरीय रणनीति तैयार की। ये स्पष्ट है कि बीपीएससी की तैयारी के लिए सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि हर तथ्य के पीछे का क्यों और कैसे समझना जरूरी है। बिल्कुल, ये समझना कि ईटीएल का निर्णय कैसे लें, वयस्क 2 रूपों में क्यों होते हैं और कीटनाशक का छिड़काव पौधे के आधार पर क्यों करना है, यही वो बातें हैं जो एक सामान्य छात्र और एक गहरी समझ वाले छात्र में फर्क पैदा करती हैं। एकीकृत प्रबंधन ही इसका एकमात्र स्थायी और समझदारी भरा समाधान है। जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो इन्हीं नोट्स से मेरे दिमाग में आया है। और वो सवाल ये है, हमने देखा कि ये कीट परिस्थितियों के हिसाब से अपने पंखों वाले यानी मैक्रोपेटेरस और बिना पंखों वाले यानी ब्रैकिपेटेरस रूप बदलता है। अब सोचिए, बदलते जलवायु पैटर्न जैसे कि अचानक तेज तूफान या लंबे समय तक सूखा, इन 2 रूपों के संतुलन पर क्या असर डाल सकते हैं? क्या भविष्य में हमें ज्यादा पंखों वाले हॉपर देखने को मिलेंगे जो और तेजी से फैलेंगे? और बिहार जैसे क्षेत्रों में जहां धान की खेती सीधे तौर पर मौसम के मिजाज से जुड़ी है, इस बदलाव के क्या मायने हो सकते हैं?